हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये बहुत ही अमेजिंग इनहेरिटेंस है। ओके, तो देखिए, अगर इससे पहले आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ उसको पढ़ लो, क्योंकि मैं ना जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है ना। जैसे आपको पता है कि जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है उसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी होती है। तो सारी चीज़ों का कम्बिनेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना। और ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी तक हमने इनहेरिटेंस में 8 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो आप हर एक पार्ट को अच्छे से देखो अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझना है तो। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सारे पार्ट्स देखो, क्योंकि जब आप मिडिल से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा यार तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, जो मुझे भी डीमोटिवेट करेगा। ओके, तो अगर आप कुछ नहीं देख रहे हो तो इनहेरिटेंस की सीरीज का जो 7वां पार्ट हमने अपलोड किया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ाई थी, उसको आप ज़रूर देख लो, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था वो यहाँ भी होने वाला है। अब उसी चीज़ को फिर से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो 7वां पार्ट आप ज़रूर देख लेना इनहेरिटेंस का, जिसमें हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ाया था। और 8वां पार्ट भी देख लेना, जिसमें हमने बताया था कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है ना। और अगर आपने 7वां पार्ट देखा है जिसमें हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस बताया था, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी समझते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक क्लास के कई सारी पेरेंट क्लास हों। जैसे यहाँ पर क्लास ए है जिसके हमने पब्लिक फील्ड में एक एक्स वेरिएबल बनाया है, एक फंक्शन बनाया है फन नाम से। उसी तरह बी क्लास है जिसके पब्लिक फील्ड में हमने एक्स और फन नाम से फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पर दोनों क्लासों में वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम हमने सेम रखा है। इस बात पर आप गौर करें। तो जब सी क्लास ने इन दोनों को इनहेरिट किया, क्लास ए को भी क्लास बी को भी, तो क्लास ए के जो भी मेंबर्स थे, क्लास बी के जो भी मेंबर्स थे, वो सी क्लास में आ गए। यानी कि सी क्लास में दो एक्स हैं, सी क्लास में दो फन फंक्शन हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, जब सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके, क्योंकि यहाँ पर x जो हैं वो पब्लिक हैं, हमने पब्लिक इनहेरिटेंस किया, तो वो दोनों x सी क्लास में भी पब्लिक हो गए और दोनों फंक्शन भी सी क्लास में पब्लिक हो गए। और सी क्लास में जब दोनों x दोनों फंक्शन पब्लिक हैं तो उनको हम क्लास के बाहर से ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर लिख रहा था सी डॉट एक्स, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करते हैं क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के एक्स को एक्सेस करके उसमें कुछ वैल्यूज को रखने की कोशिश करते हैं तो ये एरर देता है। क्या कहता है कि एम्बिग्विटी की एरर है, एक्स दो हैं, एक एक्स ए क्लास वाला है, एक एक्स बी क्लास वाला है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे थे कि भैया आप कंफ्यूज मत हो, आप ए क्लास वाला एक्स यूज कर लो, आप बी क्लास वाला एक्स यूज करो। इस तरह से क्या कर रहे थे, डार्ट के बाद में हम लोग स्कोप क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है। सिमिलरली फंक्शन के लिए भी हमने सीखा था कि अगर एम्बिग्विटी की इधर आ रही है तो हम लोगों ने क्लास का नाम विथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया था। डबल कॉलन को इस तरह से हम लोग बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो हमने यार ये तो बहुत डिटेल में सीखा था। तो ये प्रॉब्लम कब आई, ये प्रॉब्लम तब आई जब हमने दो क्लास को इनहेरिट किया और दोनों क्लास में सेम नाम से वेरिएबल या फंक्शन बने हैं, तब सी क्लास में एम्बिग्विटी की एरर जनरेट हुई थी। तो अगर आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस को देखें तो अगर आप इसको ए क्लास मान लें, इसको बी क्लास मान लें, और अगर मैं इन दोनों क्लासों में अगर मैं सेम नाम से वेरिएबल या फंक्शन बना दूं तो वो दोनों सब कहाँ आ जाएंगे, डी में आ जाएंगे। तो डी का ऑब्जेक्ट यूज करके हम उनको जब एक्सेस करेंगे तो एम्बिग्विटी की एरर आएगी, और अगर एम्बिग्विटी की एरर आ रही है तो हम लोग उसको इस तरह से सॉल्व करते
हैं। तो अभी हम बी या सी क्लास में सेम नाम से फंक्शन या वेरिएबल बना के उसको मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर ऐसा कभी हुआ तो आपको पता है किस तरह से उसको डील करना है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर और एक आप इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि जो बी क्लास में एक्स था, जो सी क्लास में एक्स था, वो अलग अलग थे, है ना। भले ही उनका नाम सेम है, वेरिएबल का नाम एक्स सी में भी है बी में भी है, फंक्शन का नाम फन बी में भी है सी में भी है, लेकिन वो अलग अलग थे, है ना। देखिए जब हम यहाँ पर x को एक्सिस कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि ए क्लास वाला x यूज करो, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि बी क्लास वाला x यूज करो। ऐसा हम तभी बता पा रहे हैं क्योंकि दोनों x भले ही नाम सेम है लेकिन वो अलग अलग क्लास में हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर आपको हाइब्रिड इन्हेरिटेंस समझना है तो आप यहाँ पर एक गौर करिए। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ ए नाम से, लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, अब क्योंकि ये ए वेरिएबल है तो इस ए क्लास को बी ने इनहेरिट किया, तो ये वाला ए वेरिएबल बी में आएगा, और इस ए क्लास को सी ने इनहेरिट किया तो ये ए वेरिएबल सी में भी आ जाएगा। और क्योंकि बी और सी को इस डी क्लास ने इनहेरिट किया तो जो ए यहाँ पर था, जो ए यहाँ पर था, वो डी में आ गया और 2 बार डी में आएगा, है ना। चलो ये बात तो हमें समझ में आती है कि 2 बार डी में आ गया। अब अगर 2 बार डी में आ गया तो हम जैसे यहाँ पर देखिए कि जो ये x था ये 2 बार c में आ रहा था, लेकिन वो दोनों x अलग अलग थे, इसीलिए मैं उनको इसको ये क्लास का नाम इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगा करके बता पा रहा था कि आप इसको यूज करो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है कि ये a वेरिएबल 2 बार d में आ रहा है लेकिन वो अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ पर तो आप ए स्कोप रिलेशन ऑपरेटर नहीं लगा सकते ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर कोई वेरिएबल बी या सी क्लास में सेम नाम से है, अगर वो दोनों सेम नाम वाले वेरिएबल सी और बी से डी में आ रहे हैं तो उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्लास का नाम विथ स्कोप रिलेशन ऑपरेटर लगा करके। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है कि ए वेरिएबल जो है ए क्लास में वो डी में 2 बार आ रहा है, एक बार बी के माध्यम से एक बार सी के माध्यम से, लेकिन वो है एक ही। तो देखिए हम लोगों को पता है कि वो एक है, लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं समझता है। कंपाइलर को लगेगा कि जो डी क्लास में ए 2 बार है वो अलग अलग है, वो एम्बिग्विटी की एरर देगा। वो ऐसा नहीं समझेगा कि वो एक ही है, एम्बिग्विटी की एरर मत दो, नहीं। क्योंकि जब मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर 2 बार ए होगा, और अगर 2 बार ए होगा आप ए को एक्सिस करोगे तो वो एम्बिग्विटी की एरर देगा, और अगर एम्बिग्विटी की एरर दे रहा है तो आप उसको क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। हम इस तरह से रिजॉल्व तब करते हैं जब अलग अलग 2 क्लासों से सेम वेरिएबल आ रहे हों लेकिन वो उन दोनों क्लासों में बने हैं, यहाँ पर कहानी अलग है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी इस फंक्शन को हटा रहा हूँ। तो हमारे पास एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, और इसी तरह से मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ सी। तो बी क्लास क्या करेगी, ए को इनहेरिट करेगी। अब वही जो डायग्राम हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाला हूँ, कोडिंग करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है, बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया और सी क्लास ने ए को इनहेरिट किया है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं ना। अब जो वेरिएबल मैं बनाने वाला हूँ ए क्लास में उसको मैं एक्स रखता हूँ, उसको मैं क्या रखूँगा, ए रखता हूँ। और जो वेरिएबल हमारे पास बी क्लास में उसको मैं बी रख लेता हूँ, जो वेरिएबल हमारे पास सी क्लास में है उसको मैं लेट से सी रख लेता हूँ, इस तरह से। तो हमने ए बी सी एक एक वेरिएबल तीनों के अंदर बनाए हैं। आप देख लो हमने क्या किया है ना। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक क्लास बनानी है डी, और ये डी क्लास क्या करेगी, ये डी क्लास बी और सी को इनहेरिट करेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पब्लिक पब्लिक बी को इनहेरिट करना है, कामा पब्लिक सी को इनहेरिट करना है ना। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दे रहा हूँ।
तो अभी देखिए हमने यही डायग्राम का जो कोडिंग है हमने कर लिया है। हमने क्या किया कि बी क्लास में एक वेरिएबल बनाया है बी नाम से, सी क्लास में एक वेरिएबल बनाया है सी नाम से, और लेट्स से मैं डी क्लास में भी एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ डी नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर भी इंट डी लिख देता हूँ, है ना। तो हमने सब में क्या किया, इसमें ए बी सी और इसमें डी बना लिया है, लेकिन डी मैं ऐसे बनाऊँगा, इसको मैं पब्लिक बनाऊँगा। ओके, पब्लिक इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि मैं बाहर से एक्सेस कर पाऊँ। अब प्राइवेट प्रोटेक्टेड होंगे तो क्या होगा वो आपको पता है। तो अब आप यहाँ पर बताओ कि डी क्लास के अंदर कितने वेरिएबल हैं। ध्यान से सोचना, डी क्लास के अंदर उसका एक खुद वेरिएबल है, और अब यहाँ से इस पिक्चर को आप समझिए, डी क्लास में कितने वेरिएबल हैं उसके लिए ये जो ए वेरिएबल है ये बी में भी आया होगा, ये ए वेरिएबल सी में भी आया होगा। तो जब हमने बी को इनहेरिट किया तो बी से डी में कौन कौन वेरिएबल आएगा, बी आएगा और ए आएगा। और जब डी क्लास ने सी को इनहेरिट किया तो सी से सी आएगा और ए आएगा। यानी कि इस डी क्लास में ए 2 बार है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, डी वेरिएबल है। टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 5 वेरिएबल हो गए। और अगर आपको 5 वेरिएबल हो गए, आपको प्रूफ चाहिए, तो आप यहाँ पर सी आउट लगा करके साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लो, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, और यहाँ पर डी पास कर दो, है ना। तो डी का जो साइज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर कितना प्रिंट होना चाहिए, अब यार अगर 5 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल 4 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम करता है, तो 5 × 4 ये जो होगा क्या 20, तो 20 यहाँ पर देखिए प्रिंट हो रहा है ना। इसी तरह से आप और का भी साइज प्रिंट कर लीजिए, है ना। आप ए का साइज प्रिंट कर लीजिए, बी का प्रिंट कर सकते हैं, सी का प्रिंट कर सकते हैं। तो बी और सी का साइज क्या होगा, ए का साइज 4 होगा, बी और सी का साइज क्या होगा 8 8 होगा, और डी का साइज 20 होगा। तो 4 8 8 20, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको पता है ना। तो यार यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ए जो है, ये जो ए वेरिएबल है ये 2 बार हमारे डी में आ रहा है। अब अच्छा बताइए, आप यहाँ पर देखिए कि हमने इनहेरिटेंस क्या किया है, पब्लिक किया है। तो जो भी चीज़ें बी या सी में पब्लिक थी वो पब्लिक ही आ जाएंगी। यानी कि जो भी वेरिएबल, जो भी वो 5 वेरिएबल इस डी क्लास में है, सबके सब पब्लिक हैं। और अगर पब्लिक हैं तो उनको मैं क्लास के बाहर से डी का ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेस कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे, और मैं जब ओबीजे डॉट लिखूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि ए बी सी डी दिखा रहा है। अच्छा, ए यहाँ पर 2 बार है लेकिन वो दिखा एक ही बार रहा है। तो अभी देखना, जब मैं ए को एक्सेस करके उसमें वैल्यू को रखूँगा तो वो एरर देगा हमें। ये देखिए एरर दे रहा है ओबीजे डॉट। अगर मैं बी को एक्सेस करके लेट्स से 7 वैल्यू को रखता हूँ, और ओबीजे डॉट करके मैं सी को एक्सेस करके उसमें 6 रख देता हूँ, ओबीजे डॉट करके डी को एक्सेस करके उसमें मैं लेट्स से 5 रख देता हूँ। तो जब हमने बी सी डी को एक्सेस किया तो कोई एरर नहीं है, लेकिन जब हमने ए को एक्सेस किया तो वो एरर दे रहा है। देखिए कह रहा है एम्बिगुअस है ना, है ना। तो ए के लिए क्या कह रहा है कि वो एम्बिगुअस है। तो क्या मैं यहाँ पर क्लास का नाम स्कोप रिलेशन ऑपरेटर लगा के इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता मैं। देखिए एरर, अच्छा आप ओबीजी के लिए कह रहा है द क्लास ए इज एम्बिगुअस कह रहा है ना, द क्लास ए इज एम्बिगुअस कह रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब एक ही क्लास से वही वेरिएबल किसी दूसरी क्लास में 2 बार चला जाता है अलग अलग माध्यम से, जैसे यहाँ पर ये ए वेरिएबल बी और सी के माध्यम से 2 बार डी में आ गया है, तो आप क्लास का नाम स्कोप रिलेशन ऑपरेटर लगा के रिजॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे थे वैसा आप नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किस तरह से करना है अभी हम उसको देखते हैं। अब इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं फंक्शन के माध्यम से समझूँ, है ना, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमने वेरिएबल के माध्यम से भी समझा था और उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है वो भी देखा था। इसी तरह से हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को फंक्शन के माध्यम से समझा था कि अगर हमने देखा था कि हमने क्या देखा था कि अगर मैं बी क्लास में कोई फंक्शन बनाऊँ और सी क्लास में भी उसी नाम से फंक्शन बना दूँ तो वो दोनों फंक्शन डी क्लास में आ जाते हैं। तो हमने देखा था यार उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, उसकी हम बात नहीं करते। अगर मैं ए क्लास में कोई लेट से फंक्शन बना देता हूँ फन नाम से, या तो फन ए नाम से मैं बना देता हूँ, इस तरह से फंक्शन हमने कोई बना दिया, फंक्शन का नाम हमने लिख दिया है
तो जो ये फन ए फंक्शन है ये बी क्लास के माध्यम से डी में आएगा और सी क्लास के माध्यम से भी डी में आएगा, है ना। मान लीजिए हम इसमें फंक्शन बना दे रहे हैं फन बी नाम से, है ना, और इसमें मैं फंक्शन बना देता हूँ लेट से फन सी नाम से, और इसमें मैं कुछ फंक्शन बना देता हूँ फन डी नाम से, इस तरह से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक फंक्शन भी बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन भी बना देता हूँ वायड फन ए नाम से। इस तरह से मैं बी क्लास में भी फंक्शन बना देता हूँ वायड फन बी नाम से। अभी हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, वायड फन सी नाम से, और इसी तरह क्लास से मैं डी में भी बना देता हूँ फन डी नाम से, है ना। तो अब सारे के सारे फंक्शन डी क्लास में पब्लिक होंगे। क्यों होंगे वो आपको पता है। तो अगर मैं ओबीजे डाट करके, देखिए यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है फन बी सी, और ए कहाँ गया भैया, ए क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा है। मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। तो ए क्लास में हमने फन ए बनाया है, बी क्लास में फन बी, सी क्लास में फन सी, डी क्लास में फन डी। ओके, तो जब मैं लिखूंगा ओबीजे डाट करके ओके, तो यहाँ पर ए नहीं दिखा रहा है, लेकिन चलिए मैं फन ए को यहाँ पर कॉल करूँगा, ओबीजे डाट करके मैं फन बी को कॉल करूँगा, ओबीजे डाट करके मैं फन सी को कॉल करूँगा, और ओबीजे डाट करके मैं फन डी को कॉल करूँगा। तो अभी इधर कहाँ पर आ रही है, अभी इधर आ रही है फन ए में। क्या बोलेगा वो कि जो फन ए है वो एम्बिग्यूअस है ना, क्योंकि वो ए का जो फन ए है वो बी और सी क्लास के माध्यम से डी में 2 बार आ जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब इन प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, उससे चलिए पहले हम अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए हमने अपने आप को जस्ट इसका पिछला वाला वीडियो जो है, जो आठवां पार्ट है, उसमें हमने आपको बताया था अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। और जिसमें हमने आपको बताया था कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, अच्छा अभी इन दोनों का हम लोग सलूशन देखेंगे क्या है, लेकिन उससे पहले ये एरर क्यों जनरेट हो रही है, कंपाइलर किस तरह से इन चीज़ों को जनरेट करता है उसको समझते हैं, अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, तो जब देखिए इधर एरर नहीं आ रही है, आप ध्यान से सुनना। अच्छा, अर्ली बाइंडिंग के जब हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो हमने कुछ बातें सीखी थी, मेक श्योर कि आप उसको देख लो, मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। तो जब भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसका कॉलर ऑब्जेक्ट देखता है। तो कॉलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर फन ए का क्या है, ओबीजे है, तो फिर वो ओबीजे के टाइप को देखता है। ओबीजे का टाइप क्या है, डी। तो वो क्या करेगा, उसी क्लास में जाएगा डी क्लास में, और इस फन ए फंक्शन को सर्च करेगा। जब वो फन ए फंक्शन को यहाँ पर सर्च करेगा तो अभी नहीं मिल रहा है। अगर फन ए नाम से कोई भी फंक्शन डी क्लास में मिल जाता तो वही वाला फंक्शन इसके साथ में बाइंड कर दिया जाता, यानी कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती तो वही वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए इस लाइन के चलने पर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर फन ए फंक्शन डी क्लास में नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो अब ये डिसाइड होगा, सी प्लस प्लस में रूल है कि डी की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं, हमने क्या बोला, डी की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं उन हर एक क्लासों में फन ए को ढूंढा जाएगा। तो जब हमने फंक्शन फन ए को कॉल किया तो डी में नहीं मिला, तो डी की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं सब में ढूंढा जाएगा। तो सबसे पहले वो डी क्लास में सर्च किया, उसको फन ए फंक्शन नहीं मिला। फन ए फंक्शन जब नहीं मिला तो वो यहाँ देखेगा पब्लिक बी, तो पहला इनहेरिटेंस आपने क्लास बी के साथ में किया है तो वो बी क्लास में जाएगा। बी क्लास में फन ए को सर्च करेगा। अगर बी क्लास में फन ए मिल जाता तो वो बी के जो पेरेंट क्लासें हैं उनमें नहीं जाता, है ना। अब क्योंकि बी में वो नहीं मिला फन ए, तो बी की जितनी भी पेरेंट क्लासें होंगी उन सब में जाएगा। तो बी की यहाँ पर एक ही पेरेंट क्लास है जो क्लास है ए, तो वो ए क्लास में जाएगा, और ए क्लास में जब जाएगा तो उसे फन ए मिल जाएगा। अब जब फन ए मिल गया तो ए क्लास में मिल गया फन ए, तो अगर ए की कोई और पेरेंट क्लास होती है तो वो उसमें नहीं जाता, है ना, उसमें नहीं जाएगा।
तो ए में फन ए मिल जाएगा। अब जब ए में फन ए मिल जाएगा तो ए से रिटर्न होके बी में आएगा। बी में आते ही क्योंकि बी क्लास में फन ए नहीं मिला था तो बी की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं सबको वो एक्सप्लोर करेगा। तो बी की अब कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो वो डी क्लास में रिटर्न आएगा, है ना। और डी क्लास में रिटर्न आने के बाद वो सी में भी जाएगा। सी में जब गया तो उसको फन ए फंक्शन नहीं मिला तो सी के जितनी भी पेरेंट क्लास हैं हर एक पेरेंट क्लास में जाएगा, इसलिए वो ए में जाएगा। और जब ए में जाएगा तो उसे फिर से ये फन फंक्शन मिलेगा। यानी कि जब वो पहली बार ऐसे गया था फन ए को ढूंढने तो फन ए यहाँ से मिला था, तो उससे पता चल गया कि अच्छा ये वाले फंक्शन को मैं उस फंक्शन कॉल के साथ में क्या करूँगा, बाइंड कर दूंगा। लेकिन जब वो सी के माध्यम से ऐसे गया तो फिर से उसे ये फन ए मिल गया, तो वो क्या सोचेगा कि अच्छा इसको भी मैं डी उस फंक्शन के साथ में बाइंड कर सकता हूँ। तो भले ही यहाँ पर फन ए फंक्शन एक ही बार है, कंपाइलर को ये अलग अलग लगेगा क्योंकि वो अलग अलग माध्यम से जा रहा है ना। कंपाइलर हम लोगों की तरह थोड़ी ना ह्यूमन से कि देख के सब कुछ पहचान जाएगा। जिस तरह से कोडिंग की गई है उसी तरह से वो समझेगा। तो कंपाइलर को ए यहाँ पर 2 बार मिल रहा है तो उसको परेशानी हो रही, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें। तो क्या होगा, वो एम्बिग्विटी की एरर जनरेट कर देगा, है ना। जब इस फंक्शन को हमने कॉल किया तो फन बी को कॉल किया जा रहा है तो ओबीजे का टाइप देखेगा। ओबीजे का टाइप क्या है भैया, डी है, तो डी क्लास में जाएगा, फन बी को सर्च करेगा। डी क्लास में फन बी नहीं मिला तो डी की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं सब में जाएगा, वो पहले बी में जाएगा क्योंकि बी को आपने पहले इनहेरिट किया है। तो बी में गया तो उसे फन बी मिल गया। अब क्योंकि बी में मिल गया तो बी के जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं उसमें वो नहीं जाएगा, ये रूल को समझो। बी के जितनी भी पेरेंट क्लास हैं उसमें वो नहीं जाएगा, लेकिन वो फिर से रिटर्न होकर डी में आएगा क्योंकि फन बी फंक्शन डी में नहीं मिला था, इसलिए डी की हर एक पेरेंट क्लास को विजिट करेगा। वो सी में जाएगा, सी में गया, फन बी फंक्शन नहीं मिला तो सी की जितनी पेरेंट क्लासें हैं सब में जाएगा। यहाँ पर एक ही क्लास है तो वो ए में जाएगा। ए में जब गया तो उसे फन बी नहीं मिला। अब क्योंकि ए की कोई पेरेंट क्लास नहीं तो रिटर्न होके सी में आएगा। देखेगा सी की कोई और पेरेंट क्लास है क्या, नहीं है, तो सी से रिटर्न होके डी में आएगा। फिर डी से रिटर्न होने के बाद वो बी में जाएगा जहाँ पर उसे वो फंक्शन मिला था उसको बाइंड कर देगा, है ना। मतलब इसके साथ में हमारा जो बी क्लास वाला फंक्शन हमारा जो बी क्लास वाला फंक्शन है ये है वो बाइंड हो जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है कि जब हमने फंक्शन को कॉल किया ओबीजे तो उसका टाइप देखेगा डी और डी में जाएगा, फन सी फंक्शन को कॉल सर्च करेगा क्योंकि फन सी फंक्शन डी में नहीं मिला तो डी की वो हर एक पेरेंट क्लास में जाएगा। पहले वो बी में जाएगा, बी में जब वो गया तो उसे फन सी फंक्शन यहाँ भी नहीं मिला। अब क्योंकि वो फन सी फंक्शन यहाँ नहीं मिला तो बी की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं सब में जाएगा। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक ही है पेरेंट क्लास ए है तो वो ए में जाएगा, फन सी फंक्शन को ढूंढेगा, नहीं मिला और ए की कोई पेरेंट क्लास भी नहीं है तो रिटर्न होके बी में आएगा। बी में आने के बाद देखेगा क्या बी की कोई और पेरेंट क्लास है, नहीं है, तो वो रिटर्न होके डी में आएगा। डी में जब आएगा तो फन सी में जाएगा, क्लास सी में जाएगा। क्लास सी में जैसे गया उसे फन सी मिल गया। अब क्योंकि फन सी फंक्शन क्लास सी में मिल चुका है तो क्लास सी की जितनी भी पेरेंट क्लासें होंगी उसमें वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब भी किसी क्लास में वो फंक्शन को सर्च किया जा रहा है वो फंक्शन उस क्लास में मिल जा रहा है तो उस क्लास की किसी भी पेरेंट क्लास में वो नहीं जाएगा। सी यहाँ पर उसे मिल गया तो इस सी को क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ ये एक ही सी है, फन सी फंक्शन है जो मुझे मिला है, तो कोई एरर नहीं जनरेट करेगा। इस फन सी फंक्शन को उस कॉल में बाइंड कर दिया जाएगा। तो इसके साथ में ये वाला जब हम फन डी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ओबीजे का टाइप है डी, डी में गया वो ढूंढा तो उसे फन डी मिल गया तो ये वाला बाइंड हो जाएगा। समझ में आपको बात आई? तो अगर मैं इन दोनों को कमेंट में कर दूं अभी के लिए और इन सब में मैं यहाँ पर एक सी आउट मैसेज लगा दूं, मैं सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या हो रहा है यहाँ पर। है ना, तो जब मैं इनको कॉल करूँगा तो यहाँ से BCD प्रिंट हो जाना चाहिए। ये देखिए AD प्रिंट हो रहा है।
यहाँ पर मुझे सी प्रिंट करना है ना, ए नहीं। तो यार आपको समझ में आ रहा है क्या हो गया है, क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो मैंने फिर से यहाँ पर प्रोग्राम करा, देखिए बी सी डी हमारा यहाँ से प्रिंट हो रहा है। अब बात आती है कि इसका सलूशन क्या है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बन रही हो, तो देखिए आपको क्या करना है कि ये जो ए वेरिएबल है ये 2 बार डी में आ रहा है, जो फन ए है वो 2 बार डी में आ रहा है, तो ये इधर जनरेट हो रही है। तो जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये एक डायमंड शेप की प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर देखो इस तरह से डायमंड का आकार बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, है ना। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि डायमंड प्रॉब्लम हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होती है, आप बताओ। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। या इसे हम बोलते हैं डायमंड ऑफ डेथ, है ना। डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं या डायमंड ऑफ डेथ बोलते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि, तो इसका सलूशन आप समझिए। सलूशन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ऐड करने हैं। क्या आपको ऐड करना है? कीवर्ड्स आपको ऐड करना है, KEYWORDS। तो सी प्लस प्लस में कई सारे कीवर्ड्स हैं, उन्हीं में से एक कीवर्ड्स को हमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ये ऐड करने से पहले कहाँ पर ऐड करना है ये तो जानना पड़ेगा ना। तो आप वो क्लास ढूंढिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्लास है जिसके मेंबर्स 2 बार आ रहे हैं? ए क्लास है। एक ही वो मेंबर है जो 2 बार डी में आ रहे हैं बी और सी के माध्यम से। तो ए को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक क्लास। जैसे प्रॉब्लम होता है ना, PROBLEMATIC। अब स्पेलिंग गलत हो जाए यार तो आप उसको मेंटेन कर लेना, ओके। कमेंट करके ये मत बोला करो कि स्पेलिंग मेंटेन करो, ये आप स्पेलिंग सीखने थोड़ी ना आए हो। तो आपको ये वाली क्लास ढूंढनी है जो प्रॉब्लमेटिक क्लास है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आपने यार वो क्लास तो ढूंढ ली जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर ए क्लास है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसी के मेंबर्स हैं जो 2 बार डी में आ रहे हैं बी और सी के माध्यम से। तो आपको क्या करना है कि ए की जितनी भी चाइल्ड क्लासें हैं, अब ध्यान से सुनना, पहले आपको प्रॉब्लमेटिक क्लास ढूंढनी है, उसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक क्लास है उसके जितने भी चाइल्ड क्लासें हैं। यहाँ पर ए की कौन कौन सी चाइल्ड क्लास है? बी है और सी है ना। बी और सी है, ये प्रॉब्लमेटिक क्लास, ये मतलब कि चाइल्ड क्लास हैं प्रॉब्लमेटिक क्लास की। तो जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, ए को इनहेरिट कर रहे हो बी और सी में, तो इनहेरिट करते समय आपको वर्चुअल लगा देना है। क्या लगाना है? वर्चुअल। वर्चुअल एक कीवर्ड है। तो ए हमारी ये क्लास है, बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, तो इनहेरिटेंस के टाइम पर आपको एक कीवर्ड ऐड कर देना है वर्चुअल, इस तरह से। और ये काम ए की हर एक चाइल्ड क्लास के साथ में करना है, ध्यान रखना। तो सी भी तो ए की चाइल्ड क्लास है, तो हमने सी, जब सी ए को इनहेरिट कर रही है तो इनहेरिट के टाइम पर ही आपको क्या लगाना है? वर्चुअल, इस तरह से। तो जब आपने वर्चुअल कर दिया तो इसका मतलब जो ए था, जो ए है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी 2 बार कॉपीज बी या सी के माध्यम से नहीं आएंगी, बल्कि वो डायरेक्ट इस तरह से, आप इसको डॉट डॉट से दिखा लीजिए, ऐसे ही समझाया जाता है इसको, ओके। इस तरह से मतलब कि ए के जितने भी मेंबर हैं वो सारी की सारी उनकी एक कॉपी इस तरह से डी में आएगी, इस तरह से। यानी कि ए जो है वो एक वर्चुअल क्लास है, वर्चुअल बेस क्लास है डी की, है ना। क्योंकि देखिए डी की जो पेरेंट क्लासें हैं वो बी है और सी है, लेकिन जब आपने वर्चुअल यूज़ कर दिया तो ए जो है वो एक वर्चुअल बेस क्लास होगी डी की, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जब आपने क्या किया, वर्चुअल कीवर्ड यूज़ किया, तो ए का जो इनहेरिटेंस होगा वो डी के साथ में इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इस माध्यम से इनहेरिटेंस नहीं होगा, बल्कि इस तरह से डायरेक्ट इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो ए के जो मेंबर्स हैं वो एक ही बार डी में आएंगे। समझ में बात आपको ये आई? और अगर ए जो वेरिएबल है या जो फन ए है वो एक ही बार डी में जब आएगा,
तो उसकी डुप्लीकेसी नहीं होगी तो हमारा कोई एरर नहीं आएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पर वर्चुअल लिख दिया, आप प्रोग्राम में नीचे जाइए, हमारी एरर जो यहाँ पर और यहाँ पर जनरेट हो रही थी वो एरर हमारी चली गई है। आप यहाँ पर सी आउट लगा करके obj डॉट ए को प्रिंट कर लीजिए, obj डॉट लगा करके बी को प्रिंट कर लीजिए, obj डॉट लगा करके आप सी को प्रिंट कर लीजिए। इसी तरह से आप सबको प्रिंट कर सकते हैं। obj डॉट लगा करके आप डी को प्रिंट कर लीजिए और उसके बाद लाइन चेंज कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और ये सारे के सारे फंक्शन भी कॉल हो जाएंगे। आप देखना, तो 7865 और ए बी सी डी यहाँ पर देख लीजिए प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो ए के मेंबर्स थे वो डी में आए, लेकिन एक ही बार आए और इस माध्यम से आ रहे हैं। इसे हमने इसको जो डाट करके दिखाया है, ये कोई इनहेरिटेंस नहीं है। इनहेरिटेंस होता तो इस तरह से मैं एरो लगाता, यहाँ पर हमने डॉट 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 लगाया तो वर्चुअल है ये। तो मतलब देखिए डी की जो पेरेंट क्लास है वो बी है, सी है। तो डी की जो बेस क्लास है, पेरेंट बोले या बेस बोले वो सेम है ना, बेस क्लास पेरेंट क्लास। तो डी की जो बेस क्लास है वो बी है और सी है, लेकिन डी की एक वर्चुअल क्लास है, वर्चुअल बेस क्लास है जो कि ए है। ये वर्चुअली है, ये है नहीं, लेकिन माना जा रहा है इस तरह से कि अब ए डी की वर्चुअल क्लास हो गई है, क्योंकि उसमें इस तरह से इनहेरिटेंस हो रहा है ना। तो जब हम वर्चुअल कीवर्ड यूज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लास। तो ए क्या है, वर्चुअल बेस क्लास ऑफ डी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, आपको पता है, तो आप बताओगे कि हाँ हमको पता है। डायमंड प्रॉब्लम या डायमंड ऑफ डेथ जो होती है वो ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ए के जो मेंबर होते हैं वो 2 बार आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम या डायमंड ऑफ डेथ प्रॉब्लम। उसका सलूशन क्या है, वर्चुअल बेस क्लास बनाना। क्या सलूशन है, वर्चुअल बेस क्लास बनाना, वर्चुअल कीवर्ड लिख करके। तो हम जब वर्चुअल कीवर्ड लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल बेस क्लास, या उसको हम बोलते हैं डिसइनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, डिसइनहेरिटेंस। अब डिसइनहेरिटेंस यहाँ पर अगर वर्ड हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनहेरिटेंस खत्म हो गया है, नहीं, इनहेरिटेंस तो है ना, बस उसको नाम दिया गया है डिसइनहेरिटेंस। तो जो डायमंड प्रॉब्लम है, डायमंड ऑफ डेथ प्रॉब्लम है, उसका सलूशन है वर्चुअल बेस क्लास बनाना या डिसइनहेरिटेंस करना, है ना। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डायमंड ऑफ डेथ है या डायमंड प्रॉब्लम आपको समझ में आया। तो इसका सलूशन क्या है, वर्चुअल बेस क्लास डिसइनहेरिटेंस, या वर्चुअल इनहेरिटेंस भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ जो प्रॉब्लम जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, DIAMOND, डायमंड प्रॉब्लम, है ना। या क्या बोलते हैं, डायमंड ऑफ डेथ। इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन है डिसइनहेरिटेंस, DIS, डिसइनहेरिटेंस या वर्चुअल बेस क्लास, है ना। या इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो ये सलूशन है। आपको समझ में आया कि अच्छा और भी कुछ कहानियां होती हैं। पहले जो हमारा, जब हमने डिसइनहेरिटेंस नहीं किया था तो जो डी का साइज था, जो डी का साइज था वो क्या हो रहा था, ए 2 बार आ रहा था तो उसका साइज 20 था, है ना। डी का साइज हमने प्रिंट किया था, क्या था, 20 था। अगर अब मैं डी का साइज प्रिंट कर दूं तो आपको थोड़ा ना क्या होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। उससे पहले मैं यहाँ पर लाइन चेंज कर लेता हूँ, इंड एल लगा करके। ओके, अभी आप डी का साइज देखना जरा। तो डिसइनहेरिटेंस करने से पहले उसका साइज 20 था, तो अभी आपको लग रहा होगा कि 16 हो जाना चाहिए क्योंकि ए जो है वो एक ही बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 24 आ गया साइज। ये लास्ट में आप देख सकते हैं 24 है यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए
अब ना क्या होता है कि जब हम वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो कंपाइलर ना अपनी तरह से कुछ काम करता है। काम क्या करता है कि कंपाइलर जो एक ही चाइल्ड क्लास है उसमें ना एक वेरिएबल बनाता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल बना देगा। ओके, ये कुछ वेरिएबल्स इस तरह से बना देता है, तो ए क्लास बी क्लास में भी बनाएगा और सी क्लास में भी बनाएगा। तो ये जो दोनों वेरिएबल जब बी और सी क्लास में बनाएगा तो जब मैं डी से इनहेरिट कर रहा हूँ तो ये दोनों वेरिएबल डी में भी आ जाएंगे। तो डी में इस समय कितने वेरिएबल हैं? 6 वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल बी होगा और एक वेरिएबल जो कंपाइलर ने बनाया, एक वेरिएबल सी होगा, एक वेरिएबल जो कंपाइलर ने बनाया, और एक वेरिएबल ए होगा, एक वेरिएबल डी होगा। तो डी के अंदर इसमें टोटल 6 वेरिएबल हैं, इसीलिए उसका साइज 24 आ रहा है। और अगर आप बी और सी का साइज प्रिंट कर लो तो कितना होना चाहिए साइज? आप यहाँ पर साइज आप क्या कर लो, बी को प्रिंट कर लो, ये बी को प्रिंट कर लो या सी को प्रिंट कर लो, कुछ भी प्रिंट कर लो। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। जो बी का साइज है वो 12 आ रहा है। 12 आना भी चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो ए है, तो जो ए है ये बी में आया होगा और बी में एक खुद अपना वेरिएबल है और एक कंपाइलर ने ऐड कर दिया, तो बी में 3 वेरिएबल होगा, इसलिए 12 साइज आएगा। इसी तरह से सी में भी 12 साइज होगा। ए का साइज क्या होगा? ए का साइज 4 होगा, है ना। तो आप यहाँ से ए का भी साइज प्रिंट करके देख सकते हो। ये लो, ए का साइज प्रिंट करके भी आप देख सकते हो, 4 ही रहेगा। ए में कोई भी चेंजेस कंपाइलर नहीं कर रहा है। ए का साइज देखिए 4 है, लेकिन बी और सी में वो एक एक वेरिएबल ऐड कर रहा है ना, क्योंकि अगर आप बी और सी का साइज प्रिंट कर लो तो 8 नहीं बल्कि 12 आएगा। अच्छा, जब हम डिसइनहेरिटेंस कर देते हैं तो जो ए या फन ए था वो बी और सी के माध्यम से डी में नहीं आएगा, लेकिन बी और सी में जरूर आएगा। बी और सी में तो जरूर आएगा। तो जब हम वर्चुअल इनहेरिटेंस करते हैं इसका मतलब कि जो बी क्लास में पेरेंट्स से चीज़ें आई हैं वो इस बी की चाइल्ड क्लास में नहीं जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा हो रहा है ये काम। इसलिए जब डिसइनहेरिटेंस किया तो ए की जो मेंबर हैं वो बी में जाएंगे, सी में जाएंगे, लेकिन बी या सी से डी में नहीं आएंगे, और वर्चुअल लिखने पर वो डायरेक्ट ए से डी में आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं बस इतना ही है। जब हमने उनको पॉइंटर पढ़ाया तो बोलते हैं पॉइंटर बस इतना ही है, और जब मैं वही पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जब डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता है। तो आप ना बेस क्लियर करो पहले, और जो चीज़ पढ़ते हो ना उसको यूज़ करना सीखो। ओके, तो आई होप कि ये रहा सारा पूरा 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 प्रोग्राम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो ये वेरिएबल एक्स्ट्रा यहाँ पर बी या सी में बन रहा है, इसके बारे में अभी उतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, आप देखेंगे कभी इसको हम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप प्रोग्राम एक बार देख लो।